औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हम लोगों ने। एक्सरसाइज के अंदर हमने MCQs किए थे और आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन की आप बताएं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन की दो टाइप होती हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट अगेन जो है ना वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बनाते हैं। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, जिसकी वजह से हम इसको इरिवर्सिबल कहते हैं, यानी कि ये रिवर्स ना होने वाला रिएक्शन होता है। ठीक है, रिवर्सिबल वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर यानी कि प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट देते हैं, यानी कि रिएक्शन रिवर्स होता है। जबकि इरिवर्सिबल के अंदर यानी रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, प्रोडक्ट अगेन मिलके रिएक्टेंट नहीं बनाते। तो आगे इसकी एक दो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फ्यू करेक्टरिस्टिक्स, तो आप जो है ना कोई सी दो करेक्टरिस्टिक्स लिख दें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, तो दो करेक्टरिस्टिक्स बहुत हैं। पहली है, इट टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या है कि ये जस्ट लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट, इरिवर्सिबल नहीं होता, सॉरी रिवर्स नहीं होता। आगे सेकंड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इसको जो है ना हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, बेसिकली वहाँ पे हम जस्ट जो है ना वो सिंगल एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? When the rate of forward reaction in the is the same as the rate of reverse reaction। जब भी हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं उसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है, जो स्पीड है, वो इक्वल हो जाती है। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होता है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रेट का रिएक्शन इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पे जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसके ऊपर जो है वो ये रिएक्शन मजीद जो है ना रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट अगेन यानी कि मजीद प्रोडक्ट नहीं बनती। वहाँ पे क्या हो रहा होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल स्पीड से हो रहे होते हैं, और वो हमारे पास जो है ना वो फाइनल स्टेज होती है रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो पहली इसकी जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो बेसिकली कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो एस्टेब्लिश होती है, जिसपे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। सेकेंड है, रिवर्सिबल रिएक्शन इन्वॉल्व डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल। रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो एस्टेब्लिश होती है, जिसपे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम स्पीड के साथ जो है ना वो टेक प्लेस हो रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। आगे थर्ड है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स अगेन कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन होकर या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट देती हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे होता है? व्हेन रिएक्शन डजंट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब भी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है, वहाँ पे जो है ना क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है, जिसपे दोनों जो है ना वो जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, उन दोनों की स्पीड तो सेम होती है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। अपोजिट यानी कि फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट हो रहा होता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा होता है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डजंट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर? जाहिर है जब वहाँ पे दो जो है ना वो रिएक्शन हो रहे हो, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, दोनों की स्पीड 100% एग्जैक्ट इक्वल हो जाए,
तो फॉरवर्ड में रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो मिल के अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो वो दोनों की स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है, वो दोनों रिएक्शन चलते रहते हैं। तो इस वजह से डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है वो क्या है कि दोनों रिएक्शन रुकते नहीं है बल्कि चलते रहते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेकिन वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। At equilibrium state, the reaction doesn't stop because the rate of forward and reverse reaction become equal and opposite in direction. अब देख रहे हैं कि पिछले जो 3-4 क्वेश्चन है उनके अंदर जो है ना वो तकरीबन सेम ही आंसर है इनके। आगे 6 क्वेश्चन है, why is equilibrium state attainable from either way, यानी कि जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कायम होती है, इस्टेब्लिश होती है। तो बेसिकली जो है वो जो स्टेज है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज, वो या तो फिर रिवर्स रिएक्शन की तरफ से भी हो सकती है और फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ से भी अटेन हो सकती है, यानी कि दोनों रिएक्शंस की वजह से जो है वो अटेनेबल हो सकती है। When the rate of forward and reverse reaction become exactly equal to each other, then the equilibrium state may attainable from either way, left or right. जब जाहिर है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड 100% इक्वल हो जाती है तो ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है वो दोनों में से जो है ना वो यानी कि लेफ्ट से या राइट से जो है वो एस्टेब्लिश हो सकती है। लेफ्ट मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन से और रिवर्स राइट मींस रिवर्स रिएक्शन की तरफ से भी अटेनेबल हो सकती है। 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास हमारे पास वो मास होता है जो रिएक्टेंट का एक्टिव मास वो मास होता है जो बेसिकली रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है, यानी कि जो आपस में मिल के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, उसे हम एक्टिव मास कहते हैं। तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो किस पे डिपेंड करती है, इस पे बेसिकली हमारे पास एक्टिव मास पे, रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करती है। मतलब कि एक्टिव मास और जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास एक्टिव मास ज़्यादा होगा रिएक्टेंट का तो जाहिर है जो स्पीड है रिएक्शन की वो भी ज़्यादा होगी। द एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हायर द एक्टिव मास हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, derive equilibrium constant expression for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए अमोनिया का, यानी कि अमोनिया हम कैसे सिंथेसाइज कर रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो ये आपको पहले रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब वो रिएक्शन आएगा तो जाहिर है फिर आप जो है ना उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकेंगे। तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, अच्छा, द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मेक्स अमोनिया NH3। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें इक्वेशन को पहले बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे मैं पहले जो है ना इसको बैलेंस आउट करूंगा। सबसे पहले ये जो है ना ये सिंपल हमारे पास फार्मूला है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं, और ये और किसका फार्मूला है, अमोनिया का है। अब सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी 2 नाइट्रोजन होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे भी कितने नाइट्रोजन हो गए हैं, 2 नाइट्रोजन हो गए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने 2 नाइट्रोजन की है तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, ये 3 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन है हमारे पास राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी कितने होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इक्वल हो चुके हैं। अब हम इसका जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन उसका फिर गलत आएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये हमारे पास अमोनिया, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है ना नोमिनेटर में आएगी, और ये 2 क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, ये इसकी पावर में आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, रिएक्टेंट है, और इसका कोएफिशिएंट पावर में आ गया 3, और आगे क्या है, सिंपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है, यानी कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ये किसकी इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मेक्स हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गैसेज हैं और क्या बना रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना रही है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है, हमारे पास बैलेंस है, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 आयोडीन है तो दूसरी साइड पे भी, यानी राइट साइड पे भी 2 आयोडीन है। तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसका जो है ना हम सीधा जो है ना फिर क्या लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किसकी इक्वल आएगा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, पावर में आ गया, और ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हाइड्रोजन और साथ में आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये बस मिल के मीथेन गैस बना रहे हैं और साथ में वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे वाटर जो है ये आगे ये गैसियस फॉर्म में लिखी हुआ है, यानी कि वाटर वेपर फॉर्म है यहाँ पे, यानी गैसियस फॉर्म है वहाँ पर। तो यहाँ पे हम जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, यहाँ पे एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है तो इधर भी एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो इस साइड पे भी 6 हाइड्रोजन है, 4 ये और ये 2 ये, ठीक है, 4 + 2 6 हाइड्रोजन। तो यानी कि सारे एटम लेफ्ट और राइट साइड पे क्या है, बैलेंस्ड है। अब इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है मीथेन CH4, इसकी मोलर कंसंट्रेशन और आगे वाटर है, वाटर की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी मोलर कंसंट्रेशन और आगे हाइड्रोजन गैस है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन के साथ 3 का कोएफिशिएंट है जो कि क्या है इसकी पावर में आ गया। अगर 10th क्वेश्चन है हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, किसी भी रिएक्शन की जो है ना वो डायरेक्शन आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की रिएक्शन की जो है ना वो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं किसी भी पॉइंट पे आप उसकी जो है ना डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि अब रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है या फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इक्वल हो चुके हैं, ये चेक करने के लिए आप किसी भी पॉइंट पे जो है वहाँ से कंसंट्रेशन लेंगे थोड़ी सी रिएक्शन मिक्सर के अंदर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेके आप सिंपल जो है जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी जिसे हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं वो रिएक्शन कोशेंट चेक करेंगे आप। वो रिएक्शन कोशेंट जो है ना वो अगर तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से क्या होगा उसके इक्वल होगा तो बेसिकली वहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या होगा कि वो जो है ना उसके अंदर उस रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो चुके होंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका होगा। अगर वहाँ पे QC की वैल्यू क्या होगी कम होगी तो इसका मतलब होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अगर वहाँ पे QC की वैल्यू बड़ी होगी KC से तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन जो है ना वो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे किसी भी जो है ना पॉइंट पे रिएक्शन जब आप करवा रहे हो किसी भी पॉइंट पे आप जब उसकी जो है ना रिएक्शन पर डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं बाय पुटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। उसका जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर आप जो है ना इनकी कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोई रिएक्शन कोशेंट आएगा। इस तरह आप जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन जो है ना इसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश हो चुकी है। जाहिर है आप रिएक्शन करवाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप जैसे ही उसको प्रोसीड करवाएंगे तो आपको तो नहीं पता होगा कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना किस वक्त जो है ना वो होगी यानी एस्टैब्लिश होगी या हो चुकी है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप जो है ना डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वो वाला जो है यहाँ पे रूल लगाएंगे। तो कैसे ड्यूरिंग प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन रिएक्शन कोशेंट बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जब भी आप उसका क्या करेंगे डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अगर उस जो रिएक्शन कोशेंट है उसकी वैल्यू उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एग्जैक्टली इक्वल आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो चुका है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है एस्टैब्लिश हो चुकी है। Then it means that rate of forward and reverse reaction becomes equal and equilibrium state is established. 12th question है what are the characteristics of reaction that establishes equilibrium state at once, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन की characteristics क्या होंगी जो equilibrium establish करता है। इसकी दो characteristics मैंने यहाँ पे लिखी है, ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन की characteristics ही हैं। The forward and reverse reaction rates are equal in that reaction, उस रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होंगे जिनकी स्पीड क्या होगी इक्वल होगी, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना एस्टैब्लिश करेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, उसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होगी, ये बेसिकली उस रिएक्शन की पहचान होगी। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है इफ रिएक्शन कोशेंट QC ऑफ रिएक्शन इज मोर देन KC व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जब भी आप किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हो और जो रिएक्शन कोशेंट है QC उसकी वैल्यू उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से बड़ी आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा। इफ QC इज ग्रेटर देन KC द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वहाँ पे क्या है यानी कि ज्यादा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्स हो रहा है और वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन की तरफ से यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश हो रही है। Then the reaction goes from right to left in reverse direction to attain equilibrium. Next हमारे पास last question है 14 question. An industry was established based upon a reversible reaction. It is
fail to achieve products on commercial level. Can you point out the basic reasons of its failure being a chemist? कहता है कि एक इंडस्ट्री है, बेसिकली वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसके अंदर जो है ना एक रिवर्सिबल रिएक्शन करवाता है प्रोडक्ट जो है ना यानी कि बनाने के लिए, और वहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट सही तरह से नहीं बना रहा, यानी प्रोडक्ट वहाँ से सही तरह से जनरेट नहीं हो रही, तो उसका क्या रीज़न है? अब यानी कि केमिस्ट होने के नाते आप बताएं कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। तो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि एक जो है ना एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो वहाँ पे हो रहा है वो यानी कि जितनी प्रोडक्ट उससे एक्सपेक्टेड है वो उतनी प्रोडक्ट नहीं दे रहा, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप लोगों के लेवल पे जस्ट मैंने 2 रीज़न दिए हैं, बाकी जो है ना इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं जो कि आप लोग हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट 2 रीज़न जो है ना वो कोट किए हैं। सबसे पहला है द रिवर्सिबल रिएक्शन में नॉट रीच इक्विलिब्रियम अंडर कमर्शियल कंडीशंस रिजल्टिंग इन लो यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। जब भी आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी रिएक्शन चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो आप जो है रिएक्शन को स्पेसिफिक कंडीशंस देते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, उसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा डालना है, कितने टेम्परेचर पे डालना है, कितना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना होगा वहाँ पे। मीन्स कि ये सारी जो है ना ये रिएक्शंस कंडीशन कहते हैं इनको हम, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना हम घर में बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसको कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह लेबॉर्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसे नहीं है कि 2 चीज़ों को ऐसे ही मिला देते हैं आपस में और रिएक्शन हो जाता है, ऐसे नहीं होता, बल्कि हम रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर, वॉल्यूम, और उसके अंदर जो कैटलिस्ट डालना है वो कौन सा कैटलिस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना पहले देखते हैं, उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो रिएक्शन करवा रहा है मे भी उसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो रिएक्शन कंडीशन उसने प्रोवाइड की हुई है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम बन रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, देयर में बी साइड रिएक्शन अकरिंग ड्यू टू विच प्रोडक्ट यील्ड में बी लेस। ऐसा होता है कि समटाइम जब आप रिएक्टेंट का जो है ना आपस में मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं रिएक्टेंट्स को, यानी रिएक्टेंट्स आपस में जैसे रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, तो साथ में जो है ना साइड रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, यानी कि कोई और नई चीज़ भी बन रही होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो रिएक्टेंट है वो कितने प्योर है। रिएक्टेंट जितना प्योर होगा इतनी यानी कि ज़्यादा हमारे पास क्या आएगी, प्रोडक्ट की यील्ड आएगी। तो अगर रिएक्टेंट जो है प्योर नहीं होगा, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी, कोई और चीज़ें होंगी साथ में, तो ज़ाहिर है फिर साइड रिएक्शन भी होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो 2 बेसिक जो रीज़न है वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। एक तो ये कि रिएक्शन कंडीशन जो है ना वो जो उसने प्रोवाइड की हुई है वो मे भी गलत हूँ, ठीक नहीं हूँ, उनके अंदर जो है ना वो डिफरेंट फॉल्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो सेकेंड रीज़न जो मैंने अब यहाँ पे बताया है कि रिएक्शन जो है ना वो देयर में बी साइड रिएक्शन अकरिंग ड्यू टू विच प्रोडक्ट यील्ड में बी लेस, साइड रिएक्शन जो है ना वहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारे पास 14 क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि जो है ना मैंने यहाँ पे इनके आंसर भी आप लोगों को दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली ये 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लेक्चर्स के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे अगेन लिखूंगा तो आप लोग जो है ना बार बार लेक्चर लेंगे जब तो बोर हो जाएंगे, तो इस वजह से जो है ना यानी मैंने यहाँ पे जो है ना वो लेक्चर क्या कर दिए, लेक्चर जो है ना लेक्चर के नाम लिख दिए हैं कि आप लोग ये लेक्चर जाके देखें और वहाँ से आप लोगों को जो है ना इनके आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ग्राफ। ये हमारे पास लेक्चर फर्स्ट है जिसके अंदर हमने सबसे पहले रिएक्टेंट की डेफिनेशन की है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन की है, रिएक्शन की डेफिनेशन की है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन रिवर्सिबल रिएक्शन से स्टार्ट करना है वहाँ पे, ठीक है। लेक्चर 1 के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन से स्टार्ट करना है। रिवर्सिबल रिएक्शन के आगे 2 टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद वहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन किया। एक एग्जाम्पल है वहाँ पे शायद हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और साथ में पिक्टोरियल डायग्राम भी है। और दूसरी एग्जांपल जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है वहाँ पे वो है वो कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल है। तो आप दोनों में से कोई एक एग्जांपल चूज़ कर लें और साथ में वहाँ पे मैंने ग्राफ बना के भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो ग्राफ भी आप लोग साथ बना लें। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये एग्जैक्ट मैंने इसी के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर दिया हुआ है, वो लेक्चर नंबर 4 है, वो आप लोग जाके देखें, वहाँ पे आपको लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जर्नल रिएक्शन। ये बेसिकली यहाँ पे लेक्चर 6 के साथ लेक्चर 7 भी कर लें। ये जो लेक्चर 6 है इसके अंदर मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन बताई है और एक रिएक्शन है जर्नल रिएक्शन, उसकी जो है ना यानी कि एक्सप्रेशन मैंने लिख के बताया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उसके एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। जबकि लेक्चर 7 के अंदर मैंने बताया हुआ है कि एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं जहाँ पे जो है ना हम कोएफिशिएंट भी देखते हैं एक रिएक्शन के, और रिएक्शन के कोएफिशिएंट हो तो फिर हम जो है ना यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, बेसिकली वो 7 लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोगों ने लेक्चर 6 और 7 दोनों करने हैं इसके लिए। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है लेकिन आप लोगों ने करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए।
आगे फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो हमने बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है उसकी दो एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने। एक जो है वो प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है और दूसरा प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और ये लेक्चर नंबर 10 एंड 11 है। ये दोनों लेक्चर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसके आंसर मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ ही। अल्लाह हाफिज़।